दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए ले आया हूँ द कॉन्टिनेंटल फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ जॉन विक। इस वेब सीरीज के सिर्फ 3 एपिसोड हैं और कोशिश करूंगा मैं तीनों एपिसोड को एक ही वीडियो में एक्सप्लेन करने की। ये पूरी वेब सीरीज जॉन विक के होटल द कॉन्टिनेंटल के इर्द गिर्द घूमती है। मैं श्योर हूँ आपको ये वेब सीरीज देखकर मजा आने वाला है। तो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। 1955 न्यूयॉर्क सिटी। हम 2 लड़कों को देखते हैं, बड़े वाला फ्रैंकी है और छोटे वाला विंस्टन। इस शहर ने इनका सब कुछ ले लिया है, इसलिए अब ये भी इस शहर को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ये फैसला करते हैं कि इस शहर में आग लगा देंगे। फिर ये एक बोतल में पेट्रोल भरकर उससे आग लगाने के लिए बिल्डिंग में फेंकने की सोचते हैं। इस काम को विंस्टन अंजाम देता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इस बिल्डिंग में लोग भी रहते हैं, क्योंकि ये लोग किसी की जान नहीं लेना चाहते थे। फिर इनको वहाँ की पुलिस पकड़ लेती है। फ्रैंकी विंस्टन को कहता है कि तुम डरो मत, कोई पूछे तो कह देना कि बोतल फ्रैंकी ने फेंकी थी। अब कुछ साल बीत जाते हैं। फ्रैंकी अब बड़ा हो गया था। वो कॉन्टिनेंटल होटल के मालिक कार्मिक के लिए काम करता है। होटल में नए साल की पार्टी चल रही थी और ये है इस होटल का मालिक, इसका नाम कार्मिक है। इसी ने फ्रैंकी और विंस्टन को सड़क से उठाकर अपने बच्चों की तरह पाला था। विंस्टन फिलहाल इन्हें छोड़कर चला गया है। वो क्या करता है आपको आगे पता चलेगा। जिस जगह ये होटल बना था, इस इलाके के नीचे एक प्लेटफॉर्म था और होटल कॉन्टिनेंटल के बिल्कुल नीचे से रेल लाइन गुजरती थी। फिर फ्रैंकी अपने साथी के साथ वहाँ से होटल कॉन्टिनेंटल में घुस जाता है। उसके ऊपर वाले माले के बिल्कुल ऊपर इस होटल की तिजोरी बनी थी, जिसमें चोरी करने का प्लान कई दिनों से फ्रैंकी के दिमाग में चल रहा था। और तिजोरी के बिल्कुल ऊपर न्यू ईयर पार्टी चल रही थी। तिजोरी के दरवाजे के साथ रस्सी बांधकर एक हुक नीचे लटकाया हुआ था और जब ट्रेन आती है तो उस हुक की वजह से तिजोरी का दरवाजा खुल जाता है। समय था पूरे 12 बजे का, जब पूरी दुनिया आतिशबाजी कर रही थी। फिर वे दोनों उस लॉकर के अंदर जाते हैं। अंदर बहुत सारे डॉलर पड़े थे, लेकिन ये लोग पैसा चुराने नहीं बल्कि कुछ और चुराने आए थे। तभी फ्रैंकी का दोस्त उसके ऊपर गन तान देता है। फिर फ्रैंकी उसको ठिकाने लगा देता है, लेकिन उसके हाथ से गोलियां चल जाती है, जिसके कारण ऊपर चल रही पार्टी में कुछ लोग मर जाते हैं। फिर जैसे ही फ्रैंकी वो बक्सा चुराकर भागने लगता है, वहाँ कार्मिक के गुंडे आ जाते हैं। फ्रैंकी वो बॉक्स लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। वो जॉन विक स्टाइल में गुंडों को मारता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि होटल कॉन्टिनेंटल इसका असली मालिक जॉन विक ही है, लेकिन इस मूवी से उसका कोई लेना देना नहीं है। फ्रैंकी कई गुंडों को मार देता है और वो बक्सा लेकर होटल से बाहर कूद जाता है। फिर होटल के बाहर उसकी गर्लफ्रेंड येन उसे कार में लेने आती है और इस तरह से वो हजारों गुंडों की नाक के नीचे से बक्सा चुराकर भाग जाता है। अगला सीन लंदन शहर का दिखाया जाता है। वहाँ एक बड़े ही आलीशान होटल के अंदर कुछ बिल्डर्स एक टेबल पर बैठे हुए थे। उनके साथ बैठा हुआ था विंस्टन, जो उन सबको अपना आइडिया बेच रहा था। अपने इसी तरह के आइडिया बेचकर उसने मोटा माल कमा लिया था। उसी टेबल पर एक बिल्डर की वाइफ भी बैठी थी। वो विंस्टन की तरफ अट्रैक्ट थी। फिर आंखों के इशारे उन दोनों को बेडरूम तक ले जाते हैं। फिर सुबह उठकर जब वो लड़की नहाने जाती है, तब विंस्टन देखता है कि उसके रूम के दरवाजे खुले हैं। वो रूम के बाहर जाकर देखता है, उसे कोई नहीं दिखता, लेकिन गुंडे तो रूम के अंदर छिपे हुए थे। उनमें खूब हाथापाई होती है, लेकिन वे विंस्टन को बेहोश करके अपने साथ ले जाते हैं। जब विंस्टन को होश आता है तो वो खुद को अमेरिका में पाता है। वे गुंडे उसे पकड़कर होटल कॉन्टिनेंटल के मालिक कॉर्मिक के पास ले जाते हैं। कॉर्मिक उसका एक बार फिर से अपने होटल में स्वागत करता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा भाई फ्रैंकी कहाँ है, उसने मेरी कोई कीमती चीज चुरा ली है। विंस्टन कहता है कि मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है, हम दोनों काफी समय से नहीं मिले हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं जरूर बता देता। फिर विंस्टन उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है और अपने आदमियों को कहता है कि इस पर कड़ी नजर रखना। ये है केडी, ये एक रिटायर्ड पुलिस वाली है। इसके साथ में जो आदमी है वो एक पुलिस वाला है। इन दोनों का आपस में प्यार का लफड़ा चल रहा है। ये भी फ्रैंकी को ढूंढना चाहती है। अब फ्रैंकी ने इसके साथ कुछ तो ऐसा किया होगा जिसके लिए ये उसे ढूंढ रही है। ये है माइल्स, लू और लेमी। माइल्स और लू भाई बहन है और लेमी इनका दोस्त है। ये लोग भी लड़ाई में बहुत होशियार हैं। ये लोग इलीगल गन बेचने का धंधा करते हैं। लू इनके ऊपर भी नजर रखती है, क्या पता कहाँ से फ्रैंकी का सुराग मिल जाए। रात को विंस्टन अपने एक पुराने दोस्त चार्ली के पास जाता है। चार्ली उससे पूछता है कि तुम तो लंदन चले गए थे, फिर वापस यहाँ कैसे। विंस्टन बताता है कि फ्रैंकी ने कॉन्टिनेंटल में चोरी कर ली है और खुद जाकर कहीं छिप गया। फिर उस होटल के मालिक ने मुझे उठवा लिया। क्या तुम जानते हो कि फ्रैंकी कहाँ है? लेकिन चार्ली और उसके दोस्तों किसी को भी नहीं पता था कि फ्रैंकी कहाँ है। फिर चार्ली उसे एक एड्रेस देता है और कहता है कि ये चाइना टाउन में उस जगह हो सकता है। उसको अक्सर एक चाइनीज लड़की के साथ देखा गया है, लेकिन तुम उसे ढूंढकर क्या करोगे? विंस्टन कहता है कि वो मेरा भाई है और इससे पहले कि कॉर्मिक उसे ढूंढकर मार डाले, मैं उसे ढूंढ लूंगा। फिर वो चार्ली से उसकी कार मांगता है। चार्ली का दिल तो नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी वो कार दे देता है और कहता है कि खुद चाहे मर जाना, लेकिन गाड़ी को एक भी स्क्रैच नहीं आना चाहिए। कहीं भी जाओ तो गाड़ी को ढक कर जाना, मिट्टी के कारण भी चमक खराब हो जाती है। फिर विंस्टन चाइना टाउन पहुँच जाता है। वहाँ वो अपनी गाड़ी खड़ी करके उसको अच्छे से ढक देता है। फिर वो चार्ली के बताए हुए एड्रेस पर जाता है। लोगों को दिखाने के लिए तो यहाँ कराटे सिखाए जाते थे, लेकिन इनका असली काम तो आप लोगों को पता ही है, क्योंकि ये जगह माइल्स और लू चलाते थे। विंस्टन कहता है कि मैं यहाँ कराटे सीखने आया हूँ, मेरी लास्ट फाइट इतनी अच्छी नहीं रही। लेकिन लू कहती है कि तुम यहाँ के नहीं लगते, सीधे मुद्दे पर आओ। फिर विंस्टन बताता है कि मैं मेरे भाई फ्रैंकी को ढूंढ रहा हूँ।
क्या तुमने कभी उसे देखा है? लू कहती है अभी की अभी दफा हो जाओ यहाँ से। तभी विंस्टन को अंदर से गोली चलने की आवाज आती है और वो अपनी गन निकालकर लू पर तान देता है। फिर लू उसे जमीन में बने तहखाने में लेकर जाती है। वहाँ उसे माइल्स मिलता है। वो पूछता है कि ये कौन है। लू बताती है कि ये फ्रैंकी का भाई है। वो कहता है मैंने गोली की आवाज सुनी और सोचा कि शायद मेरा भाई खतरे में होगा। फिर लू वहाँ से चली जाती है। विंस्टन पूछता है क्या आप लोग मेरे भाई को जानते हो? फिर वे उसे अपने हथियार वाले कमरे में लेकर जाते हैं। वे बताते हैं कि तुम्हारा भाई पहले हमारे साथ काम किया करता था। एक बार उसकी वजह से हमें नुकसान हो गया। हम कहीं पर गन का सौदा करने के लिए गए थे लेकिन वो आया ही नहीं। फिर दूसरी पार्टी ने हम लोगों से गन लूट ली। सुना है उसने कॉन्टिनेंटल में भी चोरी कर ली। तुम अकेले नहीं हो जो उसे ढूंढ रहे हो। लेकिन फ्रैंकी की खास बात बताता हूँ, जब तक वो खुद नहीं चाहेगा उसे कोई नहीं ढूंढ सकता। विंस्टन कहता है कि मुझे विश्वास है, मैं ढूंढ लूंगा। फिर वो जाने से पहले उससे एक गन मांगता है। माइल्स उसे एक गन दे देता है। अगले सीन में हम एक लेडी को देखते हैं। वो भी उसी बॉक्स के पीछे थी जिसको फ्रैंकी ने चुराया था। उसका खास आदमी एक आदमी को पीट पीट कर पूछताछ कर रहा था। ये वही आदमी है जो फ्रैंकी के साथ चोरी करने गया था। वो अभी तक मरा नहीं था, जिंदा था, लेकिन वो आदमी कहता है कि वो बॉक्स फ्रैंकी ले गया है। अब विंस्टन फ्रैंकी को इस शहर के हर गली कूचे में ढूंढ रहा था। तभी उसे एक मूवी का पोस्टर दिखता है और उसके दिमाग की घंटी बज जाती है। वो गाड़ी को घुमाकर शहर के एक बंद पड़े हिस्से में जाता है और वहाँ अपनी गाड़ी पार्क करके वो बंद पड़े थिएटर में जाता है। वहाँ एक आदमी अकेला बैठकर मूवी देख रहा था, लेकिन पास जाने पर पता चलता है कि वो एक स्टैचू था। तभी वो चाइनीज लड़की जिसका नाम यन था, वो विंस्टन को अपने ट्रैप में फंसा लेती है। वो उसे मारने ही वाली थी, तभी फ्रैंकी आकर उसे रोक देता है। यन कहती है कि ये आदमी यहाँ पर आ गया है तो इसके पीछे कोई और भी आ सकता है। फ्रैंकी पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विंस्टन कहता है कि तुमने वो बॉक्स चुराकर गड़बड़ कर दी। तुम्हारे कारण कार्मिक के गुंडे मुझे लंदन से उठाकर यहाँ ले आए। अगर तुम उसके हाथ लग गए तो वो तुम्हें मार डालेगा। तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं है फ्रैंकी, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। फ्रैंकी बताता है कि मैं उस बॉक्स की डील करने वाला था, उसके बदले मुझे अच्छी कीमत मिलेगी। लेकिन तभी वहाँ पर कार्मिक के गुंडे आ जाते हैं। वे विंस्टन की कार देखकर वहीं पर रुक जाते हैं और कार से अपने हथियार निकालने लगते हैं। बिल्डिंग के अंदर फ्रैंकी भी अपना छुपाया हुआ बॉक्स निकालता है। विंस्टन पूछता है कि क्या है इसमें? फ्रैंकी बताता है कि प्राचीन सिक्के बनाने वाली एक प्रेस। विंस्टन कहता है तो कार्मिक तुम्हें इस चीज के लिए मारना चाहता है। फ्रैंकी बताता है कि ये कॉर्मिक की नहीं है बल्कि उनकी है जिनके लिए कॉर्मिक काम करता है। विंस्टन कहता है कि फ्रैंकी छोड़ो इस बीमारी को, मेरे पास बहुत रुपया है, हम यहाँ से कहीं दूर चलते हैं और तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम्हारी हर ख्वाहिश मैं पूरी करूंगा। फिर उन्हें पता चलता है कि इस बिल्डिंग के अंदर कार्मिक के आदमी आ चुके हैं, इसलिए वे चुपके से वहाँ से खिसक लेते हैं। यन विंस्टन पर गुस्सा थी क्योंकि वे लोग उसी का पीछा करते हुए उसके घर में घुस आए थे। अब वे लोग चार्ली के पास जा रहे थे क्योंकि विंस्टन को लगता था कि इकलौता वही है जो इन दोनों की हेल्प कर सकता है। जब वो चार्ली के अड्डे पर जाता है तो चार्ली सबसे पहले अपनी कार को संभालता है। फिर वो उन दोनों का स्वागत करता है। यन को इन पर भरोसा नहीं था, इसलिए वो बाहर ही कहीं छिप जाती है। ये बात जब कार्मिक को पता चलती है कि फ्रैंकी फिर से उसके आदमियों से बच निकला है तो वो अपने खास आदमी बिल्लू कालिया को कहता है भोलू और उसकी बहन को बुला कर लाओ। दूसरी तरफ फ्रैंकी और विंस्टन आपस में बहस कर रहे थे क्योंकि फ्रैंकी नहीं चाहता था कि विंस्टन वापस इस काली दुनिया में आए। वो उसे वापस लौट जाने के लिए कहता है। लेकिन दोस्तों, गद्दार तो हर जगह होते हैं। चार्ली का भी एक साथी गद्दार था। वो कार्मिक को बता देता है कि फ्रैंकी और विंस्टन चार्ली के अड्डे पर छुपे हैं। कार्मिक उसे उन्हें वहीं पर रोकने के लिए कहता है। फिर फ्रैंकी और विंस्टन जब कार में बैठकर यन का इंतजार कर रहे थे तो वो गद्दार पीछे से आकर उन पर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन एन मौके पर यन वहाँ आ जाती है और उस गद्दार का काम तमाम कर देती है। इतने में वहाँ कार्मिक के गुंडे भी आ जाते हैं। फ्रैंकी और विंस्टन यन को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। वे लोग भागकर एक बिल्डिंग में घुस जाते हैं। उस बिल्डिंग की छत पर एक हेलीकॉप्टर उनका इंतजार कर रहा था जिसका इंतजाम चार्ली ने किया था। गुंडे भी उनके पीछे उस बिल्डिंग में घुस जाते हैं। उन सब में खूब हाथापाई और खूब गोलीबारी होती है। उसी समय भोलू और उसकी सिस्टर वे भी फ्रैंकी को मारने के लिए जा रहे थे। गुंडों को मारकर वे तीनों छत पर खड़े हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन दूसरी छत पर बैठे भोलू और उसकी सिस्टर उन पर गोलियां बरसाते हैं। एक गोली यन को छू कर निकल जाती है। फिर भोलू की सिस्टर एक और गोली चलाती है जो कि सीधा पायलट को लगती है। लेकिन पायलट मरता मरता भी हेलीकॉप्टर हवा में उड़ा लेता है। तभी फ्रैंकी कहता है कि कार्मिक के आदमी हमें दुनिया के किसी भी कोने में से ढूंढ निकालेंगे, जैसे तुम्हें लंदन से ढूंढ लिया। ये सब मुझे ही खत्म करना होगा। फिर वो बॉक्स लेकर हेलीकॉप्टर से कूद जाता है और जैसे ही वो खड़ा होता है भोलू की बहन उसका भेजा उड़ा देती है और फ्रैंकी का चैप्टर यहीं पर क्लोज हो जाता है। विंस्टन हेलीकॉप्टर में बैठा उसे ही देख रहा था। उसकी आंखों में बदला और पश्चाताप दोनों थे। जब कार्मिक उस बॉक्स को खोलकर देखता है तो उसमें उसे वही मिलता है जिसके वो काबिल था। विंस्टन भी अब उस शहर को छोड़कर नहीं जाता। वो माइल्स के अड्डे पर आ जाता है और कहता है कि मुझे बंदूकें चाहिए, बहुत सारी बंदूकें। और इसी के साथ फर्स्ट एपिसोड का एंड हो जाता है। सेकंड एपिसोड में हम देखते हैं विंस्टन और माइल दोनों एक मुर्दा घर में जाते हैं। विंस्टन पैसे देकर अपने भाई फ्रैंकी का अंतिम संस्कार करवाता है। उधर उसके भाई की चिता में आग जल रही थी और उधर विंस्टन खुद बदले की आग में झुलस रहा था। यन को भी अभी होश नहीं आया था। लू उसका अच्छे से ख्याल रख रही थी। लू और माइल्स चाइना टाउन में अकेले ही ब्लैक पीपल थे, इसलिए अक्सर चाइना टाउन के चाइनीज लोग लू को तंग किया करते थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो पुलिस वाला फिर से केडी के घर जाता है। तभी केडी के पास उसके किसी गुप्तचर का फोन आता है। वो केडी को बताता है कि फ्रैंकी मारा गया और वो केडी को
उस मुर्दा घर का एड्रेस भी देता है जहाँ उसकी डेड बॉडी पड़ी थी। ये बात पुलिस वाला भी सुन लेता है। दूसरी तरफ विंस्टन और माइल्स फ्रैंकी की अस्थियां लेकर वापस अपने अड्डे पर आ जाते हैं। माइल्स बताता है कि मैंने अफवाह सुनी है कि फ्रैंकी ने जो बॉक्स कार्मिक को वापस दिया था वो खाली था। विंस्टन कहता है कि फ्रैंकी हमेशा अपने रूल पर चलता था। अब वे सभी चिंता में पड़ गए थे क्योंकि अगर कार्मिक को बॉक्स खाली मिला है तो उसके गुंडे फिर से इन सब के पीछे आएंगे। विंस्टन उसे मारने की बात करता है लेकिन माइल्स उसे समझाता है कि वो गली का कोई छपरी नहीं है। विंस्टन कहता है कि कार्मिक की नजरों में प्रेस हमारे पास है, इसलिए वे हमें मारने आएंगे। बेहतर यही होगा कि उनके आने से पहले हम ही उन पर पहला हमला कर दें। हम कार्मिक को मारेंगे और उसके पास जो कुछ भी है वो सब छीन लेंगे। वो होटल भी हमारा होगा, फिर हम सब मिलकर उसे चलाएंगे। मैं कार्मिक के सारे दाव पेच जानता हूँ क्योंकि मुझे और फ्रैंकी को बचपन से अब तक कार्मिक ने ही बड़ा किया है। इतने में वहाँ येन आ जाती है। वो पूछती है कि फ्रैंकी कहाँ है और जब वो उसकी अस्थियां देखती है तो वो सब पर गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसके बिना ही इन लोगों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। फिर वो रूठ कर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ केडी उस मुर्दा घर में जाती है जहाँ फ्रैंकी की बॉडी को लाया गया था। उसे बताया जाता है कि बॉडी तो यहीं थी, पता नहीं कहाँ गई, क्योंकि चुप रहने के लिए उनको पैसे दिए गए थे। लेकिन केडी उनमें से एक आदमी को पीटकर पता कर लेती है कि फ्रैंकी का संस्कार उसके भाई ने करवाया था और वे हरे रंग की फोक्सवैगन वैन में आए थे जो अक्सर चाइना टाउन में खड़ी रहती है। दूसरी तरफ कार्मिक से वही नकाब वाली लड़ी मिलने आती है। वो कहती है क्या बात, तुम्हारे अपने ही तुम्हारे घर चोरियां करने लगे? तुम्हारे पास 3 दिन है। अगर तुम कॉइन प्रेस ना खोज पाए तो हाई टेबल पर तुम्हारी जगह किसी और को लाकर बिठा दूंगी और फिर तुम्हारे ही आदमी तुम पर टूट पड़ेंगे। उधर विंस्टन और उसके दोस्त निशानेबाजी की ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं क्योंकि कार्मिक और उसके गुंडों से निपटना है तो खुद को तेज और बहुत तेज बनाना होगा। फिर विंस्टन जेनकिंस नाम के एक आदमी के बारे में बात करता है जो पहले कॉन्टिनेंटल में ही एक किलर के तौर पर रहा करता था। लू कहती है कि वो मेरे पापा का दोस्त था और फिर वो विंस्टन को उसका एड्रेस भी बताती है। वो बहुत ही कमाल का स्नाइपर था। फिर माइल्स उसे मनाने के लिए जाता है लेकिन वो कहता है कि मैं रिटायर हो चुका हूँ और कॉन्टिनेंटल पर हमला करने की सोचना भी सुसाइड से कम नहीं है। लेकिन माइल्स उसे अपने साथ जुड़ने के लिए मना ही लेता है। विंस्टन अब एक होटल में जाता है क्योंकि उसे मैजी नाम की एक औरत से मिलना था। वो पूछती है विंस्टन तुम यहाँ क्या लेने आए हो? विंस्टन कहता है कि मैंने सुना है आपके पास खुद की आर्मी है, मेरे पास बहुत पैसा है, आप बस कीमत बोलिए। मैजी कहती है कि मेरे आदमी पैसों के लिए काम नहीं करते, वे प्यार के लिए काम करते हैं। पैसा मेरे पास भी बहुत है, जिसे मेरी हेल्प चाहिए होती है वो बस मुझे अपनी कहानी बताते हैं। तभी कार्मिक के आदमी विंस्टन का पीछा करते हुए वहाँ तक पहुँच जाते हैं लेकिन मैजी के आदमी 3 सेकंड से भी कम समय में उन सबको मार देते हैं। मैजी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वो चार्ली के अड्डे पर जाता है जो पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था। वहाँ उसे चार्ली का दोस्त मिलता है। वो बताता है कि कार्मिक के लोगों ने ये जगह बर्बाद कर दी है। फिर विंस्टन उसे भी अपने साथ मिला लेता है। दूसरी तरफ येन वापस अपने थिएटर में जाती है ताकि वहाँ वो फ्रैंकी की यादों के साथ रह सके, लेकिन तभी उसे वहाँ कार्मिक के 3 आदमी मिलते हैं। फिर वो उन तीनों को ठिकाने लगा देती है। उसके बाद वो वापस माइल्स के अड्डे पर जाती है और उन्हें होटल कॉन्टिनेंटल का मैप ला कर देती है। इस मैप को फ्रैंकी ने बनाया था। जेनकिंस बताता है कि इस होटल में सब कुछ है, गुप्त दरवाजे से लेकर बुलेट प्रूफ ग्लास तक। मैं बहुत पहले वहाँ गया था, अब मुझे कुछ भी याद नहीं। हमें अंदर के ही किसी आदमी को अपनी टीम में शामिल करना होगा। फिर माइल्स और येन रात को एक वैन चुराने जाते हैं। माइल्स कहता है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बिना ही लौट जाना, लेकिन बिना कोई गोली चले माइल्स वहाँ से वैन चुरा कर ले आता है। रात को बिल्लू कालिया और कार्मिक का पर्सनल म्यूजिशियन छत पर बैठकर बातें कर रहे थे। ठीक उसी समय सामने की एक बिल्डिंग में जेनकिंस और विंस्टन वे भी आए हुए थे। वे एक ऐसी जगह की तलाश में थे जहाँ से उस होटल के सभी रूम्स पर निशाना लगा सके। बिल्लू छत पर बैठकर अपने पापा को खत लिख रहा था। फिर वो म्यूजिशियन को भी सलाह देता है कि ये जगह छोड़कर कहीं और चला जाए क्योंकि यहाँ उसके ऊपर मौत का खतरा बना रहेगा। वो पूछता है तुम क्यों नहीं जाते? बिल्लू कहता है कि मुझे यहाँ रहने की आदत पड़ गई है। उधर जेनकिंस बताता है कि कार्मिक को रेड बटन दबाने से पहले ही मारना होगा। अगर उसने रेड बटन दबा दिया तो उस होटल में जितने भी किलर्स हैं उन सबको पता चल जाएगा कि कार्मिक की जान खतरे में है और वे सभी तुम्हें मारने के लिए दौड़ पड़ेंगे। विंस्टन कहता है तुम चिंता मत करो, मैं बटन दबाने से पहले उसे मार दूंगा। फिर जेनकिंस होटल के ऊपर बैठे दोनों लड़कों की तस्वीरें खींच लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बिल्लू अपने लिए आई हुई एक लेटर लेने जाता है जो उसके पापा ने भेजी थी। लेटर लेने के बाद वो अपने एक दोस्त जमाल से मिलने जाता है जो कि एक होटल का मालिक था। बिल्लू अपने घर अपने शहर वापस जाना चाहता था लेकिन जा नहीं पा रहा था। फिर जमाल उसे अकेले में बात करने के लिए अंदर ले जाता है और लू वहाँ आकर उसका लेटर चुरा लेती है। फिर वो लेटर ले जाकर वो विंस्टन को दे देती है। जब वो घर जाती है तो देखती है एक छोटा चाइनीज लड़का उसकी बिल्डिंग का शीशा तोड़कर भाग रहा है। फिर वो उसका पीछा करती है और कुछ चाइनीज गुंडों से उसकी हाथापाई भी हो जाती है। फिर वो अपनी शॉप में रखा सिगरेट काउंटर बाहर फेंक देती है जो कि चाइना वालों ने उसे जबरदस्ती बेचने के लिए दिया था। अब विंस्टन भी वो खत पढ़ लेता है जो बिल्लू कालिया के लिए आया हुआ था और उसे पता चल जाता है कि वो ये काली दुनिया छोड़कर वापस अपने घर जाना चाहता है। फिर थोड़ी देर बाद जब बिल्लू अपने होटल जाने के लिए बस पकड़ता है तब वहाँ विंस्टन और लू आ जाते हैं। वे पूरी बस को खाली करा लेते हैं और ड्राइवर को चलने के लिए कहते हैं। ठीक उसी समय होटल में वो लड़का जो कार्मिक का म्यूजिशियन था वो कार्मिक को कहता है कि मुझे कहीं और अच्छी नौकरी मिल गई है, मैं आपसे इजाजत लेने आया हूँ। कार्मिक कहता है तो जाने से पहले आखिरी बार मेरे लिए अच्छा सा म्यूजिक बजा दो। फिर जब वो लड़का म्यूजिक बजाना शुरू करता है तो कार्मिक उसे पीछे से सिर पर वार करके मार देता है। उधर वे लोग उस बस को एक खंडर बिल्डिंग में ले जाते हैं। बिल्लू डर जाता है कहीं विंस्टन अपने भाई का बदला तो लेने नहीं आया। विंस्टन कहता है डरो मत, आज मैं
सिर्फ बात करूंगा। विंस्टन उसे समझाता है कि इस गुनाहों भरी दुनिया में तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम या तो वापिस अपने घर चले जाओ या फिर हमारा साथ दो। हम वादा करते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं जानता हूँ ये काम मुश्किल है, लेकिन तुम दलदल से बाहर आ जाओगे। फिर जब वो पैदल ही अपने होटल जाता है तो विंस्टन की बातें उसके दिमाग में घूमती है, और जब वो अपने मालिक के पास जाता है तो देखता है कि उसके मालिक ने उस म्यूजिशियन की हत्या कर दी है। फिर कॉर्मिक कहता है कि ये हमसे गद्दारी करने की सोच रहा था और हमें छोड़कर जाना चाहता था। मैं छोड़कर जाने वाले लोगों से तंग आ चुका हूँ। तुम्हारे पिता ने मेरे पास सारी जिंदगी काम किया, वे मेरे लिए वायलिन बजाते थे, मुझे उनके ही जैसे ईमानदार लोग चाहिए। ये सब बातें सुनकर बिल्लू की फट जाती है और वो कार्मिक को बता देता है कि विंस्टन एक टीम तैयार कर रहा है क्योंकि वो आपको मारना चाहता है। उसने मुझे भी ज्वाइन करने के लिए कहा था। कार्मिक पूछता है तो तुमने क्या कहा? वो कहता है मैंने आपको चुना। फिर कार्मिक उसका माथा चूमता है और कहता है लॉयल्टी। इसी के साथ सेकंड एपिसोड का भी एंड हो जाता है। थर्ड और लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं विंस्टन और उसके दोस्त लड़ाई की प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन उनकी तैयारी देखकर लग रहा था ये मिशन फेल हो जाएगा। फिर विंस्टन कहता है कि अगर कोई पीछे हटना चाहता है तो हट सकता है, लेकिन मैं तो कार्मिक को मार कर ही रहूंगा और उसका होटल छीन लूंगा। कुछ देर बाद केडी लू के पास आती है और उसे कहती है कि मैं विंस्टन की तलाश में हूँ, क्या आप लोग मेरी हेल्प कर सकते हैं? लू कहती है ऐसा नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना। केडी कहती है मुझे पता है कि तुम क्या जानती हो और क्या नहीं जानती, ये मेरा कार्ड है, कुछ भी बताना चाहो तो इस पर दिए नंबर पर फोन करना। दूसरी तरफ जेनकिंस अपने लिए नई लोकेशन ढूंढता है। वो मैकेनिक बनकर एक लेडी के अपार्टमेंट में जाता है और उसे दोस्ती कर लेता है। वहाँ से वो उस होटल पर और भी बेहतर नजर रख सकता था। शाम को भोलू और उसकी बहन उसी बस में पहुँच जाते हैं और ड्राइवर को पकड़ लेते हैं। बिल्लू पूछता है तुमने उस दिन उन लोगों को कहाँ छोड़ा, लेकिन उसे उनका एड्रेस नहीं पता था। वो चिल्लाता रहता है कि मैंने उन्हें रोड साइड पर ही उतार दिया था, लेकिन भोलू उसे मार देता है। रात को लू किसी काम के लिए मार्केट जाती है। फिर वो पुलिस वाला उसका पीछा करता है। लू को पता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो फोन बूथ में जाकर विंस्टन के होटल में फोन करती है। रिसेप्शनिस्ट बताता है कि वो होटल में नहीं है। लू कहती है अगर वो आए तो उसे बताना कि मेरा नाम लू है और कोई मेरा पीछा कर रहा है, मैं वहीं आ रही हूँ। फिर वो पुलिस वाला लू को कहता है कि मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं, लेकिन लू उसे बिना साबुन के ही धो देती है। फिर जब वो उसकी तलाशी लेती है तो उसे पता चलता है कि उसने अनजाने में एक पुलिस वाले को ही धो डाला। फिर जब विंस्टन होटल में आता है तो रिसेप्शनिस्ट उसे लू का मैसेज देता है। फिर विंस्टन उसका अपने रूम में इंतजार करता है। कुछ ही देर में लू वहाँ आ जाती है। वो पूछती है क्या चल रहा है? शाम को एक लड़की तुम्हारे बारे में पूछ रही थी और अब एक पुलिस वाला हम पर नजर रखे हुए था, लेकिन इस बात का तो विंस्टन को भी नहीं पता था। कार्मिक भी उतना ही तनाव में था जितना कि विंस्टन, क्योंकि कॉइन प्रेस के खो जाने के कारण अपर टेबल उसे इस होटल से हटाकर एक ग्लू फैक्ट्री में तैनात करना चाहते थे। लेकिन कार्मिक कहता है कि ये मेरा साम्राज्य है, अगर मुझे यहाँ से जाना पड़ा तो मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। इतने में भोलू और टिल्लू विंस्टन के होटल में पहुँच जाते हैं। वे रिसेप्शनिस्ट से उसका रूम नंबर पूछते हैं। ठीक उसी समय वो पिटा हुआ पुलिस वाला केडी के पास चला जाता है और उसे विंस्टन के होटल का एड्रेस बता देता है। उधर भोलू और टिल्लू विंस्टन के रूम में पहुँच जाते हैं और उनमें हाथापाई होने लगती है। विंस्टन वहाँ से खिसक कर बाहर जाने लगता है और उसका सामना केडी से हो जाता है। वे दोनों पहली बार एक दूसरे से मिल रहे थे। केडी उसका नाम लेती है और विंस्टन रुक जाता है। फिर केडी उसे गन पॉइंट पर ले लेती है। इतने में वहाँ पर टिल्लू आ जाता है और वो फायरिंग करने लगता है। केडी टिल्लू को मार देती है और एक गोली उसके भी फेस को छूकर निकल जाती है। तभी वहाँ भोलू आ जाता है और वो विंस्टन को पकड़कर अपने बॉस के पास ले जाता है। थोड़ी ही देर में वहाँ पर पुलिस वाला आ जाता है। वो केडी को होश में लाता है। फिर केडी टिल्लू की तलाशी लेती है। उसकी जेब में से उसे सोने का सिक्का मिलता है। पुलिस वाला कहता है इसे वापस रख दो, ये वो रेखा है जिसको पुलिस वाले भी क्रॉस नहीं करते, यानी कि द कॉन्टिनेंटल होटल में रहने वाले किलर्स के पास ही ये सिक्का होता है। माइल्स के अड्डे पर भी युद्ध की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। तभी वहाँ पर लू आती है। वो बताती है कि भोलू विंस्टन को अपने बॉस के पास पकड़ कर ले गया है, यानी कि अब वो घड़ी आ गई थी जिसके लिए ये सब तैयारियां कर रहे थे। उधर केडी अब दोबारा होटल कॉन्टिनेंटल में जाती है और अपने लिए रूम मांगती है। सोने का सिक्का देखने के बाद रिसेप्शनिस्ट अब की बार उसे रूम दे देती है। दूसरी तरफ कार्मिक विंस्टन से पूछता है कि मेरी प्रेस कहाँ है। विंस्टन कहता है कि वो फ्रैंकी ही है जो मरने के बाद भी आपको परेशान कर रहा है। फिर कार्मिक उसे बिल्डिंग से नीचे फेंकने का ऑर्डर देता है, लेकिन तभी दूसरी बिल्डिंग में छिपा जेनकिंस उन दोनों आदमियों की खोपड़ी उड़ा देता है। फिर कार्मिक रेड बटन दबाता है, लेकिन कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होती। उसकी बंदूक भी वहाँ से गायब थी, जो कि अब बिल्लू कालिया के हाथ में थी। कार्मिक कहता है तुमने मुझे धोखा दिया। बिल्लू उससे आर्मर रूम की चाबी मांगता है। कार्मिक कहता है दम है तो ले लो। विंस्टन कहता है शूट कर दो इसको, लेकिन बिल्लू उसे शूट नहीं कर पाता। कहीं न कहीं उसका खाया हुआ नमक उसके आड़े आ रहा था। फिर कार्मिक वहाँ से बाहर जाकर दरवाजा बंद कर देता है और कहता है कि मैं तुम लोगों का वो हाल करूंगा, तुम लोग मरते हुए सोचोगे कि काश हम जन्म ही ना लेते। अब माइल्स और उसके साथी वे भी होटल में अलग अलग रास्ते से एंट्री मारते हैं। तभी येन रिसेप्शनिस्ट को गन पॉइंट पर ले लेती है और भोलू और उसकी बहन के बारे में पूछती है। लेमी भी छत से होटल के अंदर प्रवेश करता है और अंदर घुसते ही वो दो किलर्स को ठिकाने लगा देता है। दूसरी तरफ वो चाइनीज लड़का लू के पास जाता है और कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, मास्टर तुम्हें ही मारने के लिए आ रहा है। फिर जब वो वहाँ से भागने लगती है तो चाइनीज उसे रोक लेते हैं। मास्टर उसे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे पापा की निशानी है, तुम ये निशानी लो और इस जगह को भूल जाओ। आज के बाद यहाँ दिखी तो उसके बाद किसी
किसी को नहीं दिखोगी। छोटा लड़का कहता है कि मैं भी इसी के साथ जाऊंगा। फिर वो चाइनीज अंदर जाकर उस सारी जगह को तोड़ फोड़ देते हैं। उधर बिल्लू विंस्टन को दर्द कम करने के लिए एक इंजेक्शन देता है। तभी वे देखते हैं कि अलार्म बज जाता है। अब उस होटल में जितने भी किलर्स थे वे सब एक्टिव हो गए थे, यानी अब उनको ऑर्डर मिल गया था कि तैयार हो जाओ। येन उन किलर से छुपकर वेंटिलेशन पाइप में चली जाती है। अब यहाँ होने वाला था महासंग्राम। मैजी को तो पता भी नहीं था कि विंस्टन को हेल्प की जरूरत है। अब इस होटल में विंस्टन और माइल्स के गिने चुने दोस्त थे। कार्मिक खुद जाकर सभी किलर्स को इकट्ठा कर रहा था। अब उस होटल के सभी रूम्स में लगी हुई पाइप के जरिए किलर्स को विंस्टन और बिल्लू की तस्वीरें भेज दी जाती है, ताकि सबको पता चल सके कि मारना किसको है। केडी जो वहाँ पर किलर बनकर घूम रही थी, उसको 2 किलर पहचान लेते हैं कि ये तो पुलिस वाली है, और फिर केडी के हाथों लड़ाई की शुरुआत हो जाती है। अब लेमी की भी फोटो खिंच जाती है और उसे भी मारने के ऑर्डर पास हो जाते हैं। गलती से वो उसी रूम में पहुंच जाता है जहाँ से प्रिंट निकाले जा रहे थे। वो उस लेडी को देखकर अच्छा बनने की कोशिश करता है, लेकिन वो लेडी बहुत ही क्रूर थी। बड़ी ही मुश्किल से लेमी उस औरत से पीछा छुड़ा पाता है। जेनकिंस दूसरी बिल्डिंग में से ही अपने साथियों की हेल्प कर रहा था। डकिंग पाइप में छिपी येन भोलू और उसकी सिस्टर की तलाश में थी। तभी विंस्टन और बिल्लू आर्बर रूम में पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि इसको खोलना कैसे है। तभी वहाँ पर बहुत सारे किलर्स अपनी गन लेकर आ जाते हैं। फिर वहाँ कार्मिक भी आ जाता है। विंस्टन किलर्स को इशारा करता है। तभी कुछ किलर्स दूसरे किलर्स पर गन तान देते हैं। फिर विंस्टन कार्मिक को दरवाजा खोलने के लिए कहता है। कार्मिक दरवाजे में चाबी लगाकर उसे तोड़ देता है और लाइट बंद कर देता है। फिर वहाँ गोलियां चलती है और सब एक दूसरे को मार देते हैं। उधर लू और वो छोटा चाइनीज लड़का बैठे बैठे माइल्स के अड्डे को तबाह होते हुए देख रहे थे। फिर लू अपनी पॉकेट से बॉम्ब का रिमोट निकालती है और रोती हुई अपने अड्डे को उड़ा देती है। उधर कार्मिक लिफ्टमैन को मारकर 13वीं मंजिल पर चला जाता है। फिर बिल्लू लिफ्टमैन से पूछता है कि बताओ वो कौन सी मंजिल पर गया है। वो बताता है कि 13वीं मंजिल पर। इतने में केडी आकर विंस्टन को गन पॉइंट पर ले लेती है। वो बिल्लू को वहाँ से भगा देती है। वो विंस्टन को बताती है कि उस रात जब तुमने हमारी बिल्डिंग में आग लगा दी थी, उसमें मेरा पूरा परिवार जल गया था, सिर्फ मैं ही बची थी। फिर वो उसके ऊपर भी लिक्विड गैस डालती है और कहती है कि अब तुम भी महसूस करोगे मेरी फैमिली ने उस दिन क्या महसूस किया था। विंस्टन कहता है कि मुझे तब पता नहीं था कि उसके अंदर लोग हैं। आई एम सॉरी। केडी कहती है कि अब सॉरी का कोई मतलब नहीं है। तभी एक गोली आकर केडी को लगती है। विंस्टन विंडो के पास जाकर जेनकिंस को और गोली न चलाने का इशारा करता है। फिर वो केडी की जान बचाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगा। कॉर्मिक 13वीं मंजिल पर जाकर गुप्त रास्ते से होता हुआ अपने कंट्रोल रूम में पहुंचता है। फिर वो अनाउंसमेंट करता है कि जो भी किलर विंस्टन का सिर काट कर लाएगा उसे मैं $2 मिलियन दूंगा। विंस्टन बिल्लू के पास जाता है और पूछता है कि 13वीं मंजिल पर जाने का रास्ता किधर है। बिल्लू बताता है कि इस होटल में 13वीं मंजिल है ही नहीं। फिर बिल्लू उसे बताता है कि मैं तुम्हारे भाई फ्रैंकी की वजह से तुम्हारा साथ दे रहा हूँ, क्योंकि वो अक्सर ही मुझे बड़े भाई की तरह गाइड किया करता था और मुझे कहता था कि तुम यहाँ से चले जाओ। उसने मुझे कुछ हथियार भी दिए थे ताकि मैं कभी मुसीबत में हूँ तो वो मेरे काम आ सके। फिर बिल्लू दीवार पर लगा पोस्टर हटाता है और उसके अंदर से हथियार निकालकर विंस्टन को देता है। बाहर 2 मिलियन के लालच में सभी किलर्स आपस में ही लड़ने लगते हैं। अब येन को भी वे लोग दिख जाते हैं जिनका वो बेसब्री से इंतजार कर रही थी। फिर वो भोलू और उसकी बहन को इशारा करके दूसरी तरफ आने के लिए कहते हैं। उधर जेनकिंस ने भी अपार्टमेंट की मालकिन को बांधकर साइड में बिठा रखा था। शायद उनकी दोस्ती तो हो गई थी, लेकिन वो इस काम के लिए अपना रूम इस्तेमाल नहीं करने देना चाहती थी। उधर येन उन दोनों को गन पॉइंट पर ले लेती है, लेकिन तभी वहाँ माइल्स आ जाता है। उसका ध्यान भटकते ही वे दोनों येन के ऊपर हमला कर देते हैं। अब लेमी को भी होश आ गया था। वो उस रूम में था जहाँ से सभी किलर्स को आदेश दिए जाते थे। फिर वो उन कैप्सूल में बॉम्ब डालकर सभी किलर्स के पास भेजता है, लेकिन भोलू उसी के पास एक बॉम्ब भेज देता है, जिसके कारण लेमी की मौत हो जाती है। अब लू और वो चाइनीज लड़का भी वहाँ पहुँच गए थे। लू लड़के को होटल के बाहर खड़े ट्रक के अंदर रोनी के पास बिठा देती है और अपने फादर वाली गन वहीं रख देती है। अब माइल्स और भोलू आमने सामने आ जाते हैं। उन दोनों में खूब हाथापाई होती है और भोलू माइल्स को बुरी तरह से पीटता है। इतने में वहाँ पर लू भी आ जाती है, लेकिन भोलू उन दोनों पर ही भारी पड़ता है। वो उन दोनों को मारने ही वाला था। इतने में वो चाइनीज लड़का लू के पास उसके पापा की गन फेंकता है और लू भोलू को मार देती है। फिर विंस्टन लेमी के पास जाता है और लेमी उसकी गोद में ही दम तोड़ देता है। उसके बाद विंस्टन उन कैप्सूल में बॉम्ब भर भर कर होटल के उन हिस्से में फेंकता है जहाँ पर किलर्स मौजूद थे। कार्मिक अपनी सेना को तबाह होते हुए देख रहा था। अब कार्मिक को भी पता चल गया था कि उसका जिंदा बचना मुश्किल है, क्योंकि उसके सभी किलर्स तकरीबन मर चुके थे। उस समय येन छत के ऊपर भोलू की बहन से लड़ रही थी। उन दोनों में कांटे की टक्कर थी। कोई भी किसी से कम नहीं थी, लेकिन येन उसे मार देती है। तभी कार्मिक के पास मास्क लेडी का फोन आता है। वो पूछती है क्या तुम्हें कॉइन प्रेस मिल गई है? अगर नहीं तो अपना होटल गंवाने के लिए तैयार हो जाओ। कार्मिक कहता है कि ये होटल मुझसे कोई नहीं छीन सकता। फिर वो अपना हाथ स्कैन करके होटल का डिफेंसियोनेम प्रोटोकॉल एक्टिवेट कर देता है। इससे होटल के सभी डोर्स और विंडोज की सिक्योरिटी एंगेज्ड हो जाती है। अब अंदर के लोग अंदर और बाहर के लोग बाहर ही रह जाते हैं। अब ये होटल एक बॉम्ब बन चुका था जो 9 मिनट बाद फटने वाला था। विंस्टन और बिल्लू डम वेटर में बैठकर सिक्योरिटी रूम तक पहुंच जाते हैं। उन्हें सब समझ में आ जाता है कि कुछ ही देर में ये होटल तबाह होने वाला है। फिर कार्मिक होटल के नीचे पटरी पर जाकर अपनी पर्सनल ट्रेन का इंतजार करता है, लेकिन वहाँ पर विंस्टन आ जाता है। वो कार्मिक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकता। कार्मिक विंस्टन को मारने ही वाला था। तभी वहाँ पर केडी आ जाती है और कार्मिक को गोली मार देती है। उसके मरने के बाद उसकी पर्सनल ट्रेन भी आ जाती है। पहले तो विंस्टन वहाँ से भागने की सोचता है, लेकिन फिर उसके
दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कार्मिक का हाथ काटकर सिक्योरिटी रूम में ले जाता है और उसका हाथ स्कैन करके उस बम को डीएक्टिवेट कर देता है। अब होटल की सारी सिक्योरिटी भी डीएक्टिवेट हो जाती है। जेनकिंस भी उस लेडी को रिहा कर देता है और कहता है कि मैं फिर कभी चाय पीने के लिए आऊंगा। लेकिन वो लेडी तो चाहती थी कि जेनकिंस यहाँ से जाए ही ना। उधर विंस्टन अब बिल्लू कालिया को कहता है कि तुम अपने घर जा सकते हो, लेकिन बिल्लू कहता है कि यही मेरा घर है, मेरे बिना आप यहाँ बोर हो जाएंगे। फिर ये सभी दोस्त फ्रैंकी और लैमी के नाम एक एक जाम पीते हैं। इतने में होटल के बाहर मास्क लेडी आ जाती है। वो विंस्टन को कहती है कि ये तो खुशी की बात है कि तुमने कार्मिक को मार दिया, लेकिन इससे ये होटल आपका नहीं हो जाता, क्योंकि ये फैसला हाई टेबल करेगी कि इस होटल की कमान किसको देनी चाहिए। मैं इसमें आपकी हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन फिलहाल आपको इस प्रॉपर्टी से जाना होगा। विंस्टन को पता था कि ये खुद इस होटल को पाना चाहती है, इसलिए विंस्टन कहता है कि मैं खुद हाई टेबल से बात कर लूंगा। लेकिन मास्क लेडी कहती है कि तुम उनसे बात नहीं कर सकते, मैं कर सकती हूँ। फिर विंस्टन उसे ठोक देता है और कहता है कि अब मैं भी उनसे बात कर सकता हूँ। दरअसल विंस्टन को पता था ये होटल पाने के लिए कॉइन वाली प्रेस हाई टेबल को देनी होगी और वो प्रेस विंस्टन के पास सुरक्षित थी। उसे पता था यहाँ कभी भी लड़ाई छिड़ सकती है, इसलिए उसने उस प्रेस का यूज करके कॉइन्स बनाए और मैजी के बंदों को इस होटल में एंट्री दिलाई, जिन्होंने ये जंग जीतने में उसका खूब साथ दिया। तो इस तरह विंस्टन ने होटल कॉन्टिनेंटल को हासिल कर लिया, जो बाद में जॉन विक ने खरीदा। दोस्तों, मुझे आपसे एक शिकायत है, आप वीडियो देखकर यूं ही निकल जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज मेरे भाई, मेरे दोस्तों, आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नई धमाकेदार